Audio Jungle. Audio Jungle. हमारी कहानी बहुत बहुत साल पहले शुरू होती है। हमारी पृथ्वी की कल्पना करो, वैसे नहीं जैसे हम आज इसे नीले और हरे रंग की दुनिया के रूप में जानते हैं, बल्कि एक यंग और फायरी प्लैनेट के रूप में। यह एक कैओटिक जगह थी 4 अरब साल से भी पहले। ज्वालामुखी अविश्वसनीय शक्ति के साथ फटते थे, गर्म लावा और थिक गैसेस को आकाश में फेंकते थे। हवा वैसी नहीं थी जैसी हम अब सांस लेते हैं। यह एक टॉक्सिक मिक्स था जिसमें कोई इंसान सरवाइव नहीं कर सकता था। आउटर स्पेस से विशाल एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अक्सर सतह से टकराते थे, जिससे नीचे की जमीन का शेप बनता था। यह लगातार बदलाव और वायलेंट क्रिएशन की दुनिया थी। आज हम जो सीरीन लैंडस्केप्स देखते हैं उनसे बहुत अलग। इस ड्रामेटिक और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कुछ ट्रूली मिरेक्युलस होने वाला था। ग्रह धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, एटमॉस्फेयर में गैसेस कंडेंस होने लगी, जिससे थिक हैवी क्लाउड्स बन गए। फिर बारिश शुरू हुई। लाखों और लाखों सालों तक बारिश होती रही, एक रिलेंटलेस डाउनपोर जिसने हमारी दुनिया के विशाल खाली बेसिन्स को भर दिया। इससे पहले ओशंस बने। ये प्राइमोर्डियल सीज क्लियर और ब्लू नहीं थे, बल्कि एक वार्म केमिकल सूप की तरह थे। वे सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स से भरे हुए थे, जो ग्रह की रेस्टलेस एनर्जी से चर्न्ड और मिक्स्ड होते थे, जिससे इंग्रेडिएंट्स का एक यूनिक ब्रू बनता था। यह वाटरी क्रेडल हर उस चीज का सीक्रेट था जो आगे आने वाली थी। लहरों के नीचे, शायद अंडर वाटर वॉल्केनिक वेंट्स की स्कॉचिंग हीट के पास, या शायद शैलो सनलिट पूल्स में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ आ रहे थे। सिंपल केमिकल कंपाउंड्स, लाइटनिंग स्ट्राइक्स या सूरज की पावरफुल रेज से एनर्जाइज्ड होकर अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिया। वे लिंकअप होने लगे, चेन्स और पैटर्न्स बनाते हुए। यह एक स्लो पेशेंट प्रोसेस था, मॉलिक्यूल्स का एक कॉस्मिक डांस जो एक इमेंस टाइम स्केल पर हो रहा था। यह अभी तक लाइफ नहीं था, लेकिन यह अविश्वसनीय यात्रा की बहुत शुरुआत थी। अर्ली अर्थ की ग्रेट केमिकल लैबोरेटरी में पहली टेंटेटिव स्टरिंग्स। इस कॉम्प्लेक्स केमिकल सूप से लाइफ की पहली स्पार्क उभरी। यह एक ऐसा प्रोफाउंड इवेंट था जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ठीक कैसे हुआ। किसी तरह इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने एक रिमार्केबल एबिलिटी विकसित की। वे अपनी कॉपीज बना सकते थे। यह रेप्लिकेशन का जन्म था, फंडामेंटल प्रोसेस जो सभी लाइफ को डिफाइन करता है। पहले लिविंग थिंग्स अविश्वसनीय रूप से सिंपल थे, सिंगल सेल्स से ज्यादा कुछ नहीं। वे माइक्रोस्कोपिक, फ्रेजाइल और एक वास्ट ओशन में पूरी तरह से अकेले थे। फिर भी अपनी सिंप्लिसिटी में उनमें इस ग्रह पर कभी भी मौजूद होने वाले हर पौधे, हर जानवर और हर इंसान की क्षमता थी। वे हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स थे। अरबों सालों तक ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर लाइफ का एकमात्र रूप थे। वे छोटे थे, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से रिजिलिएंट थे। वे ओशंस में तैरते थे, धीरे धीरे अपनी दुनिया के अनुसार बदलते और अडेप्ट होते थे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक फोटोसिंथेसिस का एवोल्यूशन था। इनमें से कुछ टाइनी सेल्स ने सूरज से एनर्जी का उपयोग करके अपना भोजन बनाना सीख लिया। इस अमेजिंग प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने ऑक्सीजन नामक गैस छोड़ी। अनगिनत मिलेनिया के दौरान यह ऑक्सीजन ओशंस को और फिर एटमॉस्फेयर को भरने लगा, जिससे हमारा ग्रह पूरी तरह से बदल गया। यह ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट उन लाइफ के लिए कैटास्ट्रॉफिक था जो ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने नए अधिक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। इस नए ऑक्सीजन रिच वर्ल्ड ने लाइफ की कहानी में क्रिएटिविटी का एक बर्स्ट दिया। सिंपल सेल्स ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ बड़े अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए जुड़ गए। यह मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत थी। पहले टाइनी स्पंजेस या अर्लीस्ट जेलीफिश लाइक क्रीचर्स की कल्पना करो जो एंशिएंट सीज में ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। विविधता का यह एक्सप्लोजन, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है, लगभग 540 मिलियन साल पहले हुआ था।
अचानक ओशंस जानवरों की एक बिजार और वंडरफुल अरे से भरे हुए थे। शेल्स वाले क्रीचर्स, लेग्स वाले क्रीचर्स और पहले प्रिमिटिव आईज वाले क्रीचर्स दिखाई दिए। लाइफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नए बॉडी प्लान्स और नए तरीकों को आजमा रहा था जो अब अवसर से भरी दुनिया में सरवाइव कर सके। डाइवर्सिफिकेशन की यह यात्रा करोड़ों सालों तक जारी रही। फिश ने जॉज विकसित किए और फिर बोनी स्केलेटन्स। इनमें से कुछ फिश ने फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। वे पानी से बाहर रेंग कर आए। लोब फिन्स के साथ जो धीरे धीरे लेग्स में विकसित हुए, वे पहले एम्फीबियंस बन गए जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। उनसे रेप्टाइल्स आए जो ड्रायर लाइफ के लिए बेहतर अडेप्टेड थे। इससे अंततः डायनासोर्स का युग आया। 150 मिलियन सालों से अधिक समय तक इन मैग्निफिसेंट जायंट्स ने ग्रह पर राज किया। वे सभी शेप्स और साइजेस में आते थे, विशाल प्लांट ईटिंग सौरोपॉड्स से लेकर खूंखार टिरानोसॉरस रेक्स तक। दुनिया उनकी थी, लेकिन पृथ्वी पर लाइफ कभी भी एक सीधा आसान रास्ता नहीं रहा है। यह अक्सर ड्रामेटिक इवेंट्स से पंक्चुएटेड होता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक मैसिव एस्ट्रॉयड, शायद 6 मील चौड़ा, हमारे ग्रह से टकराया। इंपैक्ट डेवस्टेटिंग था। इसने डस्ट और डिब्री का एक बादल ऊपर उठाया जिसने सूरज को ढक दिया, जिससे दुनिया एक लंबी अंधेरी सर्दी में डूब गई। पौधे मर गए और उन पर निर्भर जानवर भूखे मर गए। डायनासोर्स का युग अचानक और कैटास्ट्रोफिक एंड पर आ गया। हालांकि यह ग्रेट एक्सटिंक्शन लाइफ की कहानी का अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। इसने जानवरों के एक नए समूह के लिए मंच साफ कर दिया ताकि वे उठें और अपनी जगह लें। डायनासोरों की छाया में एक अलग तरह का जानवर चुपचाप सरवाइव कर रहा था। वे छोटे थे, अक्सर नॉक्टर्नल और फर से ढके हुए थे। ये पहले मैमल्स थे। वे वार्म ब्लडेड थे, जिसका मतलब था कि वे अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट कर सकते थे और एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के बाद बची हुई ठंडी दुनिया में एक्टिव रह सकते थे। माताओं ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए दूध प्रोड्यूस किया, जिससे उन्हें लाइफ में एक बेहतर स्टार्ट मिला। जब डायनासोर गायब हो गए तो इन छोटे क्रीचर्स के लिए अवसरों की दुनिया खुल गई। उन्हें अब जायंट प्रेडेटर्स से छिपना नहीं पड़ता था। वे शैडोज से बाहर निकल सकते थे और नए टेरिटरीज और लिविंग के नए तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते थे, ग्लोब में फैल सकते थे। लाखों सालों में मैमल्स उन अविश्वसनीय रूपों में डाइवर्सिफाइड हो गए जिन्हें हम आज देखते हैं। कुछ सीज में लौट आए, वेल्स और डॉल्फिन्स में विकसित हुए। कुछ बैट्स के रूप में हवा में उड़ने लगे। अन्य प्लेन्स के महान ग्रेजर्स बन गए, जैसे हॉर्सेस और एंटीलोप, या पावरफुल हंटर्स जैसे लायंस और टाइगर्स। और एक विशेष समूह पेड़ों पर चढ़ गया। ये प्राइमेट्स थे। पेड़ों में जीवन के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता थी। इसके लिए ऐसे हाथों की आवश्यकता थी जो ब्रांचेस को ग्रास्प कर सकें, और ऐसी आंखों की जो लीप करते समय दूरियों को सही ढंग से जज करने के लिए आगे की ओर हों। इस स्टीरियोस्कोपिक विजन ने उन्हें दुनिया का एक 3 डायमेंशनल व्यू दिया, जो एक कॉम्प्लेक्स लीफी एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए एक क्रूशियल एडवांटेज था। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स का यह समूह हमारा अपना परिवार है। वे इवॉल्व होते रहे, बड़े और अधिक इंटेलिजेंट होते गए। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स विकसित किए, एक दूसरे से सीखे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए। इस प्राइमेट फैमिली ट्री की एक शाखा में मंकीज शामिल हैं, जबकि दूसरी एप्स, गिबन्स, ओरांगुटन्स, गोरिल्लास, चिंपांजीज और अंततः हम तक ले जाती है। हम चिंपांजीज और बोनोबोस के साथ एक कॉमन एंसेस्टर साझा करते हैं, जो लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले रहते थे। हम इन वंडरफुल क्रीचर्स से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी कहानी हमारी अपनी कहानी का एक फंडामेंटल हिस्सा है। एक चिंपैंजी की आंखों में देखना हमारे डिस्टेंट पास्ट का एक लिविंग रिफ्लेक्शन देखने जैसा है। हालांकि दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। अफ्रीका में, जहां इनमें से कई प्राइमेट्स रहते थे, क्लाइमेट ठंडा और ड्रायर हो गया। विशाल डेंस फॉरेस्ट्स सिकुड़ने लगे, जिनकी जगह ओपन ग्रासलैंड्स और सवानाज ने ले ली, जिनमें पेड़ों के बिखरे हुए पैच थे। इस ड्रामेटिक एनवायरमेंटल शिफ्ट ने हमारे पेड़ रहने वाले एंसेस्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। रहने के लिए कम पेड़ थे,
और भोजन के स्रोतों के बीच यात्रा करने के लिए लंबी दूरी थी। अडेप्ट होने का यह दबाव जमीन पर सरवाइव करने के नए तरीके खोजने का हमारे पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स में से एक को ट्रिगर करेगा। यह एक ऐसा बदलाव था जो हमें सचमुच एक नए रास्ते पर ले जाएगा। सिकुड़ते जंगलों से खुले सवाना में धकेल दिए जाने पर हमारे शुरुआती पूर्वजों को नए खतरों और अवसरों का सामना करना पड़ा। जमीन पर वे शिकारियों के प्रति अधिक एक्सपोज्ड थे, लेकिन खुले परिदृश्य ने भोजन के नए स्रोत भी प्रदान किए। इस नई दुनिया में चलने का एक नया तरीका एक बड़ा एडवांटेज बन गया। अपने एप कजिन्स की तरह चारों पैरों पर चलने के बजाय कुछ शुरुआती होमिनिड्स खड़े होकर दो पैरों पर चलने लगे। इसे बाइपेडलिज्म के नाम से जाना जाता है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, लेकिन यह एक रेवोल्यूशनरी था। लंबा खड़े होने से उन्हें लंबी घास के ऊपर देखने, दूर से शिकारियों को पहचानने और संभावित भोजन स्रोतों की तलाश करने में मदद मिली। दो पैरों पर चलने का एक और गहरा महत्वपूर्ण परिणाम था, इसने हाथों को फ्री कर दिया। जबकि उनके पैर अब चलने और अपने शरीर के वजन को संभालने के लिए समर्पित थे, उनके हाथ अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध थे। वे अब भोजन को एक सुरक्षित स्थान पर वापस ले जा सकते थे ताकि अपने परिवार के साथ साझा कर सकें। वे अपने बच्चों को ले जा सकते थे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना आसान हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने हाथों का उपयोग वस्तुओं को ले जाने और मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते थे। यह सिंपल साउंडिंग परिवर्तन संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया का गेटवे था। इसने टूल यूज की नींव रखी, जो मानव वंश की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और हमारे एवोल्यूशन का एक शक्तिशाली चालक बन जाएगा। जैसे जैसे हमारे पूर्वज अधिक समय तक सीधे चलते रहे, उनके शरीर बदलते रहे। उनके हिप्स, लेग्स और फीट कुशल दो पैर वाले लोकोमोशन के लिए अडेप्टेड हुए। उसी समय उनके स्कल्स के अंदर एक और रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। उनके ब्रेन्स बड़े होने लगे। एक बड़े ब्रेन को चलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और सवाना पर उपलब्ध नया आहार, स्कैवेंजिंग से प्रोटीन और फैट्स में समृद्ध, इस एक्सपेंशन के लिए आवश्यक फ्यूल प्रदान कर सकता था। एक बड़े ब्रेन का मतलब ग्रेटर इंटेलिजेंस था। इसने बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अधिक कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शंस और लर्निंग और मेमोरी के लिए एक ग्रेटर कैपेसिटी की अनुमति दी। सीधे चलने और एक बड़ा ब्रेन विकसित करने के इस संयोजन ने एक पावरफुल फीडबैक लूप बनाया। फ्रीड हैंड्स ने टूल्स के विकास की अनुमति दी, और टूल्स का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से कल्पना करने, बनाने और उपयोग करने के लिए एक अधिक सोफिस्टिकेटेड ब्रेन की आवश्यकता थी। एक अधिक इंटेलिजेंट माइंड भोजन खोजने और खतरे से बचने के लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज तैयार कर सकता था, जिससे सर्वाइवल की संभावना अधिक हो जाती थी। इसने बदले में और भी ब्रेन डेवलपमेंट की अनुमति दी। हमारे पूर्वज अब अपने एनवायरनमेंट पर केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, वे सक्रिय रूप से अपनी नियति को आकार देना शुरू कर रहे थे। वे थिंकर्स, प्लानर्स और इनोवेटर्स बन रहे थे। मानवता की पहली झलक। औजारों का उपयोग करने की क्षमता हमारे पूर्वजों के लिए एक मॉन्यूमेंटल लीप फॉरवर्ड थी। सबसे पहले उन्होंने सिंपल अनमॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया होगा। एक नट तोड़ने के लिए एक पत्थर या जड़ों के लिए खुदाई करने के लिए एक छड़ी। लेकिन लगभग 2.6 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस जैसे शुरुआती इंसानों या हैंडीमैन ने जानबूझकर पत्थरों को आकार देना शुरू कर दिया। एक पत्थर को दूसरे से टकराकर वे शार्प फ्लेक्स और कोर्स बना सकते थे। ये सिंपल स्टोन टूल्स अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थे। उनका उपयोग अन्य शिकारियों द्वारा छोड़े गए जानवरों के कार्केसेस को बुचर करने के लिए किया जा सकता था, जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट रिच मीट और मैरो तक पहुंच मिलती थी। यह एक गेम चेंजर था, जिसने एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया, जिसने उनके बढ़ते ब्रेन्स को और अधिक ईंधन दिया। एक और ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कवरी आग पर नियंत्रण था। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने लाइटनिंग स्ट्राइक्स से शुरू हुई नेचुरल फायर्स का लाभ उठाया होगा। उन्होंने शिकारियों को डराने और ठंडी रातों में गर्मी प्रदान करने की उसकी शक्ति देखी होगी।
लेकिन अंततः शायद लगभग 1 मिलियन साल पहले उन्होंने खुद आग बनाना और बनाए रखना सीख लिया। यह इमेंस इंपॉर्टेंस की डिस्कवरी थी। आग ने लाइट का एक रिलायबल सोर्स प्रदान किया, जिससे दिन लंबा हो गया और अंधेरे के बाद सोशल एक्टिविटी की अनुमति मिली। इसने गर्मी प्रदान की, जिससे हमारे पूर्वज ठंडे क्लाइमेट्स में सरवाइव कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उन्हें अपना भोजन पकाने की अनुमति दी। खाना पकाने से भोजन को पैरासाइट्स और बैक्टीरिया को मारकर खाने के लिए सुरक्षित बनाया गया। इसने भोजन को चबाना और डाइजेस्ट करना भी आसान बना दिया, जिससे पौधों और मांस से अधिक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती थी। इस अतिरिक्त एनर्जी का उपयोग उनके एनर्जी हंग्री ब्रेन्स को पावर देने के लिए किया जा सकता था, जिससे फर्दर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में योगदान मिला। कैंप फायर समुदाय का दिल बन गया। यह भोजन साझा करने, कहानियां साझा करने और सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करने का स्थान था। यह एक खतरनाक दुनिया में सुरक्षा और समुदाय का स्थान था। हार्थ पहला घर बन गया, एक केंद्रीय बिंदु जिसके चारों ओर मानव संस्कृति पनपना और अधिक कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुई। औजारों और आग से लैस होकर हमारे पूर्वज जैसे होमो इरेक्टस अब अफ्रीका तक सीमित नहीं थे। वे पहले महान एक्सप्लोरर्स बन गए। लगभग 2 मिलियन साल पहले शुरू होकर वे अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवरों के झुंडों का पीछा किया और नए लैंडस्केप्स की खोज की। क्यूरियोसिटी और रिसोर्सेज की आवश्यकता से प्रेरित होकर सैकड़ों हजारों सालों में वे एशिया और यूरोप में फैल गए। उन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर आइसी प्लेन्स तक नए एनवायरनमेंट्स के अनुसार अडेप्टेड किया। यह ग्रेट माइग्रेशन एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि एक्सपेंशन की एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी। पीढ़ी दर पीढ़ी झात दुनिया की सीमाओं को आगे बढ़ाती रही। यह एक ट्रूली ग्लोबल स्पीसीज बनने की हमारी यात्रा की शुरुआत थी। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों का दिमाग और भी कॉम्प्लेक्स होता गया और उनकी सोशल लाइव्स और भी रिच होती गईं, एक और यूनिकली ह्यूमन ट्रेट उभरने लगा, लैंग्वेज। भाषा की शुरुआत एक गहरा रहस्य है, क्योंकि शब्द फॉसिलाइज नहीं होते। इसकी शुरुआत शायद सिंपल जेस्चर्स और कॉल से हुई होगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राइमेट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समय के साथ ये कुछ और भी पावरफुल में विकसित हुए। कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक लैंग्वेज का उपयोग करने की क्षमता ने हमारे पूर्वजों को आइडियाज कम्युनिकेट करने की अनुमति दी, न कि केवल तत्काल चेतावनियों या भावनाओं को। वे ग्रेट प्रेसिजन के साथ मिलकर शिकार की योजना बना सकते थे। वे अपने बच्चों को औजार बनाना सिखा सकते थे। वे इस बारे में जानकारी साझा कर सकते थे कि कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित थे और कौन से जहरीले थे। भाषा ने मानव समाज को बदल दिया। इसने शेयर्ड स्टोरीज, मिथ्स और बिलीफ्स के निर्माण की अनुमति दी, जिससे लोगों के बड़े समूहों को एक साथ बांधने में मदद मिली। इसने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक्यूमुलेटेड नॉलेज को पारित करने में सक्षम बनाया, ताकि प्रत्येक पीढ़ी को अपने लिए सब कुछ फिर से खोजना न पड़े। यह कल्चर की नींव है। केवल स्लो जेनेटिक एवोल्यूशन पर निर्भर रहने के बजाय इंसान अब रैपिड कल्चरल एवोल्यूशन के माध्यम से अडेप्ट कर सकते थे। एक अच्छा आइडिया एक आबादी में तेजी से फैल सकता था, जिससे उनके जीने का तरीका बदल जाता था। बड़े पैमाने पर सहयोग करने और कम्युनिकेट करने की इस क्षमता ने हमारी प्रजाति होमो सेपियंस को एक जबरदस्त एडवांटेज दिया। जैसे जैसे इंसान हिमयुग के दौरान ठंडे और अधिक चुनौतीपूर्ण क्लाइमेट्स में माइग्रेट हुए, उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। गर्म कैसे रहें? उनके शरीर, जो अफ्रीका के गर्म क्लाइमेट में विकसित हुए थे, स्वाभाविक रूप से फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के लिए सूटेड नहीं थे। समाधान आवश्यकता और इंजेन्युइटी से पैदा हुआ एक आविष्कार था, क्लोथिंग। अपने शार्प स्टोन टूल्स का उपयोग करके उन्होंने एनिमल हाइड्स को स्क्रैप और प्रिपेयर करना सीखा। बोन नीडल्स के साथ वे इन हाइड्स को एक साथ सिलकर टेलर्ड गारमेंट्स बना सकते थे, जो शरीर की गर्मी को रोकते थे और उन्हें बाइटिंग विंड और स्नो से बचाते थे। यह आविष्कार उत्तर में सरवाइव करने के लिए आग जितना ही महत्वपूर्ण था। इसने इंसानों को दुनिया के उन हिस्सों में रहने की अनुमति दी जो अन्यथा पूरी तरह से अनइनहैबिटेबल होते। ये बढ़ती क्षमताएं, कॉम्प्लेक्स टूल्स,
फायर, लैंग्वेज और क्लोथिंग सभी ने तेजी से सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज के विकास में योगदान दिया। हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे, छोटे मोबाइल फैमिली ग्रुप्स में परिदृश्य में घूमते थे। उन्हें अपने एनवायरनमेंट का गहरा और इंटीमेट नॉलेज था। सीजन्स, जानवरों की मूवमेंट्स और पौधों के गुणों को समझते थे। उन्होंने आर्ट विकसित की, केव वॉल्स पर जानवरों की स्टनिंग इमेजेस बनाई और सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक बनाया। उन्होंने अपने सिक और एल्डरली की देखभाल की और अपने मृत को सेरेमनी के साथ दफनाया। वे प्रिमिटिव ब्रूट्स नहीं थे, वे इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और डीपली सोशल बीइंग्स थे, ठीक हमारी तरह। हमारे इतिहास के अधिकांश समय तक इंसान नोमैड थे, लेकिन लगभग 10,000 साल पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पौधों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। यह एग्रीकल्चर का आविष्कार था। भोजन की तलाश में भटकने के बजाय लोग अब एक जगह पर रह सकते थे और अपना खुद का उगा सकते थे। इससे पहले परमानेंट सेटलमेंट्स बने, जो गांवों में, फिर कस्बों में और अंततः पहले महान शहरों में विकसित हुए। एग्रीकल्चर ने भोजन का एक सरप्लस बनाया, जिसका मतलब था कि हर किसी को किसान नहीं बनना पड़ता था। इसने स्पेशलाइजेशन की अनुमति दी, जिसमें लोग आर्टिजन्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट्स और रूलर्स बन गए, जिससे कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल सोसाइटीज बनी। हमारे बदलाव की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज कई लोगों में एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो उन्हें वयस्कों के रूप में दूध डाइजेस्ट करने की अनुमति देता है, एक एडेप्टेशन जो कैटल के डोमेस्टिकेशन के बाद उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे हम डेंसर पॉपुलेशंस में रहते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम्स नई बीमारियों के अनुसार अडेप्ट होती रहती है, और मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के साथ हम अब अपने स्वयं के एवोल्यूशन को उन तरीकों से निर्देशित करना शुरू कर रहे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हमारी कल्चर और हमारी टेक्नोलॉजी ब्रेथ टेकिंग पेस से इवॉल्व हो रही है, जिससे हमारे जीने का तरीका, हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका और यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल रहा है। हम कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा परिभाषित एक प्रजाति हैं, लेकिन यह अविश्वसनीय कहानी हमें एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जीवन की वह पहली चिंगारी कहां से आई? हम जानते हैं कि यह प्राचीन ओशंस में शुरू हुआ था, लेकिन कैसे? एक इंट्रीगिंग थियरी जिसे पंसपर्मिया के नाम से जाना जाता है, यह बताती है कि जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या शायद सिंपल माइक्रोब्स भी पृथ्वी पर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुए थे। यह आइडिया प्रस्तावित करता है कि वे आउटर स्पेस से यहां पहुंचे, एक एस्ट्रॉयड या एक कॉमेट पर हिचहाइक करते हुए, जो हमारे यंग प्लैनेट से टकराया। वैज्ञानिकों ने मीटराइट्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए हैं, जो इस फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी को कुछ समर्थन देते हैं। और इसलिए हमारी कहानी हमें झात और अज्ञात के किनारे तक ले आती है। हमने अपनी लाइनिएज को एक सिंगल सेल से एक प्रजाति तक ट्रेस्ड किया है, जो चंद्रमा पर चल सकती है और कॉस्मोस की ओरिजिन्स पर विचार कर सकती है। फिर भी जीवन की अल्टीमेट बिगिनिंग विज्ञान के सबसे महान रहस्यों में से एक बनी हुई है। यदि जीवन यहाँ एक यंग प्लैनेट के केमिकल सूप में शुरू हो सकता है, तो क्या यह कहीं और शुरू नहीं हो सकता था? जैसे जैसे हम रात के आकाश में अनगिनत सितारों को देखते हैं, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम इस वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं, या जीवन की अन्य कहानियां, इवोल्यूशन की अन्य यात्राएं दूर की दुनिया पर चल रही हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं? उस उत्तर की तलाश अगला महान मानव साहसिक कार्य है।